तो आज हम अभी चौथे भाव पे आएंगे, जिसकी बात अभी भी चालू ही थी, सुख वगैरह की बात है ना। तो फोर्थ हाउस को हम देखते हैं कि उसके कारक क्या होते हैं। और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे तो एक एक कारक एक एक भाव को दिया है पराशर जी। जातक पारिजात में षष्ठ भाव को ज्यादा दिए हैं, दशम भाव को ज्यादा दिए हैं। मेरा मानना है कि करीबन सभी ग्रह अपने अपने पद्धति से काफी ग्रह एक भाव के कारक होते हैं, क्योंकि करोतीति कारक जो कुछ कुछ करने के लिए बाध्य करता है या कराता है उसी को कारक कहते हैं। तो हमने जैसा देखा कि जनस्य जन्म लग्नम से शुरुआत करते हैं पराशर जी, तो विशेष भाव कारक में। तो यदि लग्न ये आत्मकारक होता, विद्या आत्मकारक कहते हैं, तो इसका मतलब हर भाव भी खुद का कारक। इसका मतलब उसका दौर्बल्य, उसकी शक्ति, इसके हिसाब से वो जो भी चीजें उसकी देने की क्षमता है वो देता है। हम चतुर्थ भाव की तरफ जाने की एक तो प्रयास भी करेंगे, और चतुर्थ भाव क्या बता रहा है ये समझने का कोशिश करें। आपको पता है, पर एक बार रिपीट करने में कोई हरकत नहीं। तो पराशर जी और जातक पारिजात के मैं श्लोक ले रहा हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं ना, देश काल पात्र के हिसाब से। तो आगे में जाके भी जैसे ज्योतिष में समय आगे जाते गया, तो कुछ चीजों में फर्क पड़ा। वो मूल से भिन्न बिल्कुल नहीं, वो मूल पे ही आधारित है, परंतु कभी कभी शब्दों में या कुछ चीज उसमें बढ़ोतरी कर दी, उसकी बात है वहाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पराशर जी बोलते हैं, वाहनान्यथ बंधुश्च मातृसौख्यादिकान्यपि निधिम क्षेत्रम गृहम चापी चतुर्थात् परिचिंतयेत्। इसका मतलब बहुत आसान है। वाहन, अब हम गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, जो भी लेते हैं, नर वाहन भी हो सकता है उसमें। बंधु, यहाँ बंधु में एक हमको ये सोचना है कि भ्राता और बंधु में फर्क है। बंधन जिससे होता है उसको बंधु कहते हैं। तो जिनसे भी हम स्नेह के वजह से घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं, उनको बंधु कहा जाता है। इसमें सहसा कुछ जगह विद्वानों ने कहा है, खासकर वाचस्पत्य आदि में, कि जो हमारे अंग्रेजी में हम कजिन बोलते हैं, मौसेरे भाई, चचेरे भाई वगैरह बंधु होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ आजू बाजू में जिन लोगों के साथ रहने से आपको सुरक्षित लगता है, उसी को बंधु कहा जाता है। तो बांधव के अर्थ में लेते हैं, पर कई बार, क्योंकि हम भी बचपन में सोचते थे कि इधर भ्राता बोल रहे, इधर भी बंधु बोल रहे हैं। हिंदी में हम लोग तो बंधु भाई को बोलते थे। तो वो ऐसा नहीं है। जिनसे भी आपका संबंध हो, जहाँ जिससे भी आपको सुरक्षा महसूस हो, ऐसे लोगों को हम बंधु बोल सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, हमने मानी हुई मौसी है वगैरह, वो सब बंधु में आते हैं। फिर माता, सौख्य, ये सुख की कल्पना यहाँ से होती है। निधि, एक जमाने में ये डाकुओं का आदि डर रहता था, दस्युओं का डर रहता था, तो ज्यादा के जो पैसे रहते थे, संपत्ति, वो घर में गाड़ के रखी, है ना, गाड़ी जाती थी। इसलिए वो निधि। बाद में सुगंधी द्रव्य। अब ये सुगंधी द्रव्य क्यों आता है? ये सुगंधी द्रव्य यहाँ डाला है, पर वो सौखिक से संबंधित है। जमीन, खेती, है ना, निधि हो गया, क्षेत्र हो गया, ग्रह हो गया, ये सब जो है इनका विचार हमने चतुर्थ भाव से करना है। मेरी गलती हो गई कि यहाँ मैंने सुगंधी द्रव्य लिखा, श्लोक में सुगंधी द्रव्य नहीं, वो आगे। तो अब हमारे उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको हमें माफ करते रहना पड़ेगा गलतियां करने पे, मैं उसको निकाल दूंगा। फिर जातक पारिजात बोलते हैं, वदंती विद्या जननी सुखानी सुगंध गो बंधु मनोगुणा महीपयान क्षिति मंदिराणी चतुर्थ भाव प्रभुवानी तज्ञा। यहाँ पर वो बोलते हैं कि विद्या जननी अर्थात माता, सुख, सुगंध, गाय, बंधुजन यानी जिनसे बहुत नजदीक के संबंध हो वो लोग, और मन के गुण, किस प्रकार से इंसान सोचता है वो। फिर महीपयान, तो कोई लोग उसको राजा और उसका वाहन इस अर्थर से लेते हैं। मुझे लगता है आगे में महीपुत्र आया है पंचम भाव में। तो ये राजा के योग्य वाहन ऐसा हम समझ सकते हैं, या जिस वाहन में हमको सुख सुविधा महसूस हो वो वाहन। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है इसे लेना चाहिए।
परंतु ये भी हो सकता है कि वो महीप का अर्थ महीप अलग और यान अलग हो। तो राजा भी हो सकता है, क्योंकि उसके सामने जो दशम भाव है वो राज्य का भाव माना जाता है। तो असंभव नहीं है, पर मुझे वैयक्तिक लगता है कि अच्छा, वहां जिसमें आपको थोड़ी बहुत सुविधा मिले, लगे, महसूस हो न हो, पर आपको महसूस हो, जमीन, खेती, मकान आदि का विचार करना चाहिए, ऐसा जहां तक पाएगा। हम यहाँ पर जो कॉमन चीज देख रहे हैं, ये देखते हैं कि जहां हमें सुरक्षा महसूस होती है उसकी बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप खुद की आपकी गाड़ी रही ना, उसमें जाते हो तो आपको ज्यादा हम सुरक्षित है ऐसा महसूस होता है। भले ही आप रोल्स रॉयस भी किराए की करके जाओ, उसमें बैठने पे उतना नहीं लगेगा। या अपने घर में जब रहते हैं तो जो हमको सुरक्षा की भावना रहती है, ये 5 स्टार और आजकल 7 स्टार बोलते हैं, ऐसे होटल्स में भी रहने के बाद में सोते वक्त आपको थोड़ा अटपटा लगता है मार्ग कर। सुगंध, क्योंकि सुख की बात कर रहे हैं, तो सुगंध आए तो अच्छा लगेगा, हमको सुख की अनुभूति होगी। गाय इसलिए कि एक जमाने में गायों पे किसी भी व्यक्ति का हम क्या कह सकते हैं, उसका संपन्न होना माना जाता था, क्योंकि वो खाना भी देती थी, दूध भी देती थी, और वो खाद भी देती थी जमीन के लिए। वो बड़ा एक उत्पन्न का साधन होता था। तो उससे जातक को एक सुरक्षा की भावना होती थी पैसों की दृष्टि। और निधि, ये निधि में सभी प्रकार का निधि आया। और देखिए, विद्या भी बोला है, जिसने पढ़ा उसको ये थोड़ी सुरक्षा महसूस होती है कि मुझे कुछ न कुछ अच्छा काम मिले। विद्या का संबंध यहाँ आता है। आपको मालूम है, 3 जगह विद्या बताई है, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, और हमारे पंचम भाव को भी विद्या कहा गया है। तो कोई उसमें चिंता करने की बात नहीं है। द्वितीय भाव, उसको एक जमाने में मौखिक विद्या बोलते थे। चतुर्थ भाव वो विद्या जिससे कुछ न कुछ आपको सामने जो दशम भाव है, कर्माजी, या आप करियर करने के लिए मिनिमम जो उस काल में जो आवश्यक हो, उसकी बात चालू है। इनमें सब में सुरक्षा की भावना होती है, इसे ध्यान में रखें। बच्चा भी डर जाता है पहले माँ के पास, है ना। तो यहाँ पे सुरक्षा की भावना की ही बात हो रही है, और सुरक्षा और सुख, सुरक्षा रही तो आदमी सुख रहेगा, इस अर्थ से सौखी की बात नहीं। अब ये सभी बातों पे चतुर्थ भाव का अधिकार है। तो चतुर्थ भाव खुद भी एक प्रकार से कारक है, क्योंकि ये कुछ तो कुछ कराता है उसको। दुख होगा तो वहां दुख प्राप्त होगा, जैसा कि अष्टक वर्ग में बात चल रही थी ना, आपने, मैं सुन रहा था, तो चारी साहब भी उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं जी। इसके बाद हम देखते हैं, और ग्रह भी तो है। तो ऐसा तो केवल चंद्रमा कहा गया है, उसके कारण है पुरुष सूक्त में भी कहा गया है, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य अजायत आदि। ये पुरुष के मन से चंद्रमा तैयार हुआ आदि। तो मन का कारक है चंद्रमा। चतुर्थ भाव में सुख की जब भावना होती है, तो नैसर्गिक है कि चंद्र का संबंध सुख से किसी न किसी प्रकार से होगा। वो वैसा भी चतुर्थ भाव का कारक है, वो माता का भी कारक। और माता के कारक में हमें ये सोचना है, और माता भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, इसलिए चतुर्थ का कारक चंद्र होना है, बिल्कुल तर्क संगत है। पर माता के बारे में हमको ये भी पता है कि ऐसा कहा है, चंद्रा और बलि खेटो मातृकारक उच्चते। चंद्र और मंगल में जो बलवान होगा उसको मातृकारक कहते हैं। इसे कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो इनके बल के हिसाब से कौन मातृकारक होगा, इस प्रकार से कहा गया है। इसका शायद जो क्योंकि माता, चंद्र तो माँ का कारक रहेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं। मंगल को क्यों बोला है? शायद यदि माता उसके बच्चे का हम क्या बोलते हैं, संरक्षण करने के उद्युक्त तो होती हो, जैसी हमारी दुर्गा माता वगैरह हम बोलते हैं, तो इसलिए शायद मंगल कहा होगा। दूसरा कारण ये है कि रजब में मंगल का अधिकार चलता है। तो एक स्त्री को मातृत्व होगा या नहीं, इसके लिए मंगल का संबंध आता है। क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि ये तो पुरुष ग्रह है, तो ये माता का कारक है। हालांकि ये कारकों के विषय में नहीं है, पर चतुर्थ भाव में उसका भी एक संबंध आता है, वो एक सेकेंडरी हम कारक बोल सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि चंद्र को ही हमने माता का कारक मानना चाहिए। उसके कारण आगे बोला है, अथा हम कारकान वक्षे घेट भाव वशात। बीच बीच विद्वान को बोलते हैं, वो जो मैत्रेय है तो उनको बोलेंगे ही, है ना। अभ्यासात भवेत विप्रम बोलते हैं। रवि तो पुण्य भेद आतस चंद्रान माता चतुर्थ।
कि चंद्र से चतुर्थ भाव से भी माता देख। इसका अर्थ कि ये जो मंगल है और मातृकारक कहा गया है, ये दुय्यम स्थिति पे आता है। वो शायद माता हो सकती नहीं, या उसको कुछ तकलीफ होती है कि इसी अर्थ में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना। अ, दोनों को भी माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मंगल दूसरे अर्थ से चतुर्थ का कारक जरूर बनता है। तो वो कहाँ बनता है, तो इसको देखेंगे कि और कौन से ग्रह का संबंध आता है कि चतुर्थ भाव से। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा लिख भी दिया है कि मातृभूमि, माता है तो मातृभूमि भी है, वाहन है, गृह है, क्षेत्र, जमीन को क्षेत्र बोलते, जमीन जायदाद हम बोल सकते हैं, हृदय है। हृदय भी चतुर्भुज कोण आपको याद होगा, है ना, शीर्षा नो करके जो पहले आपने देखा है उसको, कि कौन कौन सा शरीर का कौन सा अंग कहाँ से देखा जाता है। तो हृदय, विद्या, वक्ष। मैंने जानबूझ के नीचे में दिया है वाचस्पति में क्या कहा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हृदय तो मालूम है, पर वक्ष कहाँ से आ गया, या इसका उसके बाद में मैं रिप केश की बात करता हूँ, यानी पसलियों की बात करने वाला हूँ, तो वो कहाँ से आ गई, इसलिए वो कहाँ से संस्कृत में किस प्रकार से उनको समझा जाता है उसकी बात करते हैं। फेफड़े वगैरह का कारक स्वतः खुद चतुर्थ भाव भी है, चतुर्थेश। क्योंकि चतुर्थेश क्या बताता है, वो जो भाव है उसके संबंधित काम चतुर्थेश करेगा। हम हमको मालूम है कि षष्ठेश यदि लग्न में होगा तो वो जो जातक है उसको कभी कभी अचानक थोड़ी बहुत बीमारियां हो सकती है, या या शत्रु से भी उसको तकलीफ हो सकती है। अष्टमेश होगा तो कंटिन्यूअस बीमारियां रह सकती है वगैरह, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो वो अपना जो चतुर्थ से जहां भी जाता है, या उसकी शक्ति या कमजोरी जो है उसके हिसाब से वो भाव को भी प्रभावित करता है। और भाव भी अपने अधीश को, अपने मालक को, अपने स्वामी को प्रभावित करता है। दोनों की शक्ति एक दूसरे को प्रभावित करती है। फिर माता और चतुर्थ भाव का कारक ऐसा भी चंद्र, वाहन भी वहीं से हम देखते हैं, उसका कारक शुक्र है, गृह का कारक गुरु है। फिर जमीन और माता के पर्याय जो है ये मंगल भी है, तो हृदय का कारक सूर्य है। फेफड़े में जो श्वास आता जाता है, इसलिए मैंने पहले वो प्राण प्राण की बात की है, पुरुष सूक्त का उल्लेख जो किया उसकी कारक, उसका कारक शनि हो जाता है। और इन सबके बलाबल से उसके संबंधित वस्तु, शक्ति, व्यक्ति आदि का हम कुछ न कुछ ज्ञान हो सकता है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का चार्ट लिया है ना, उसका हमने राशि चक्र लिया है। उसमें हम यहाँ कुछ देख सकते हैं क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उस स्लाइड में मैंने कुछ लिखा है, और उनकी शक्ति वगैरह के बारे में लिखा है। उसकी आखिरी की स्लाइड जो है उसमें थोड़ा सा विस्तृत दिया है, क्योंकि वहां जगह कम पड़ रही थी। तो उसके बारे में मैं तो बोलूंगा नहीं, अब नेक्स्ट जो आएगा उसी के बारे में प्रयास तो कम से कम करूंगा, है ना। तो हमें ये ख्याल में आएगा कि इनसे ये सब चीजों पे अलग अलग ग्रह चतुर्थ भाव से संबंधित काम कर सकते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव को समझो, एक शुभ ग्रह देख रहा है, तो क्या उस सभी चीजों में शुभता आए, इसको हमको सोचना पड़ेगा। तो फिर कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी, तो उसी के साथ उस चतुर्थ से संबंधित वस्तु का जो भी ग्रह कारक होगा, उसकी शक्ति, उसका दौर्बल्य देख के फिर हमको तय करना पड़ेगा कि इन ये जो 10-20 चीजें दी है इसमें से कहाँ पर इसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ने वाला है ना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कम से कम मैं जब यंग था, जवान तो नहीं कह सकता, पर बूढ़ा बूढ़ा नहीं था और पढ़ता पढ़ते रहता था, तो छोटा भी था। तो मेरे दिमाग में कई बार आता था कि ऐसा लिखा है पर ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे कारकों का महत्व समझ, मैं यहाँ केवल भाव कारकों के बारे में बोलता हूँ, पर भाव कारक जब हम बोलते हैं एक एक ग्रह को, तो उससे हमको जो हो रहा है जीवन के उस व्यक्ति के क्षेत्र में, उसका पूरा अनुमान नहीं लगता। इसलिए ग्रहों का मैं उनको अलग अलग ग्रहों को भी उस भाव के उस विशिष्ट चीज के लिए कारक मानता हूँ। तो सभी चीजों के लिए नहीं मानता हूँ। वो तो उनके जो कारकत्व दिए वही, हर ग्रह को 50 कारकत्व है। अलग अलग भाव में वो यदि उसका अधिकार उस भाव पे होगा उस चीज का, तो वहां पर उस ग्रह के कारकत्व का, उसके बला बल का भी संबंध आए। इस प्रकार से सोचना शायद प्रयुक्त होगा। तो अब हम
आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जी का चार्ट देखते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है हम देखते हैं, देखिए। मातृ कारक और चतुर्थ का कारक तो चंद्र है, वो मित्र राशि में बैठा है, धनु राशि में, है ना, राशि चक्र में, और केंद्र में है। और फिर लग्न पे भी देख रहा है, तनु भाव पे देख रहा है, यानी अपना प्रभाव वहां डाल रहा है। माता का प्रभाव इस जातक पे होना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब दूसरी चीज जो है कि हम जब नवमांश में जाते हैं तो वो शत्रु नवमांश में है, पता है ना। तो थोड़ा सा वहां उसकी शक्ति में कुछ कमी आ गई, एक्सट्रीम। इससे ही नहीं हुआ, उसका जो दुर्यम कारक है मंगल, वो राहु से दूषित होकर इस चंद्र पे, इस चतुर्थ के कारक पे देख रहा। तो ये जो राहु है, ये कई बार हम क्या कह सकते हैं, संभ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, या कुछ तकलीफ भी दे सकते हैं। तो उनके पिता को ऐसा लगता था कि ये जो आर्नोल्ड है, इसका पिता शायद वो खुद नहीं। तो आप उनकी जीवनी पढ़ लोगे आपको, तो वो माता पे बगैर कारण से लांछन आ गया। चंद्र जो है वो पक्ष बल में भी काफी अच्छा है, आप देख रहे हैं, त्रयोदशी चतुर्दशी द्वादशी त्रयोदशी का चंद्र है, शुक्ल पक्ष का है वो, है ना। तो परंतु इनका अपने माता पे बहुत प्यार था, आखिरी दम तक वो माता को उनकी देखभाल करते रहे, क्योंकि जातक पे चंद्र का प्रभाव है ना। और इतना ही नहीं, चतुर्थेश भी लग्न में ही बैठा है, तो माता का प्रभाव उन पे ज्यादा होना ये नैसर्गिक है, हम उसको समझ सकते हैं। आगे क्या हो रहा है कि चतुर्थ, अब यहाँ पे मैं पिछले वक्त भी मैंने देखिए, शरीर कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, परंतु तनुभाव को यदि पाप कर्तरी में आता है तो कुछ न कुछ तो तकलीफें उस शरीर को होते रहे। इसीलिए पिछले अपने संभाषण में मैंने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का चित्र भी दिया था कि कितने बलिष्ठ दिख रहे हैं। हाँ, ये सही है, वो मेरे ख्याल से 7 बार मिस्टर ओलंपिया जीते वगैरह, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी काम करते हैं, बूढ़े हो गए तो। परंतु शरीर में कितनी तकलीफ है। तो ये बुध जो है उनका, वो तो पाप कर्तव्य में हमें मालूम है, वो चतुर्थेश भी ऐसे थोड़े, हम क्या कह सकते हैं कि क्षीण चतुर्थेश को, या थोड़ा सा कमजोर चतुर्थ भाव को शनि देख रहा है। अब ये शनि जब देखता है तो शनि का श्वास पे तो अधिकार है ही, परंतु जब हम हृदक्रोड़ बोलते हैं उसको, जब हम उसका ज्यादा जानना चाहते हैं, तो वो पसलियों का भी हिस्सा होता है, कंठ के नीचे और हृदय के ऊपर जो कुछ है उसको बोला जाता है। मैंने पिछले इसमें उसका कारण भी दे दिया है। कंठ के नीचे की भाग क्या है, पेट के ऊपर। तो ये जो पसलियां है, और इसके अंदर में फेफड़े हैं, ये श्वासोश्वास की क्रिया जो है, इस पे प्राण पे शनि का अधिकार है, आपको सबको मालूम। तो इसीलिए वो वायु पे उसका अधिकार होता है, और उसी के कारण वो पुरुष सूक्त का पहला मान्य देती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा स्पेसिफिक एक आधे ग्रंथ में उसका उल्लेख भी नहीं होगा। तो क्योंकि आप लोग उस स्टेज पे हो कि आप हायर नॉलेज वाले हो, तो इसलिए आपको पता है, फिर भी मेरी जो आदत है उस हिसाब से। और फिर शनि का और कुछ तकलीफ है क्या, तो हम जब नवमांश जाते हैं तो देखते हैं कि राहु जो है शनि के नवमांश राशि में बैठे हुए, है ना। इसका मतलब शनि में उतनी शक्ति नहीं है जितनी हमें लग रही है, ऐसी भी कमी है, परंतु जितनी हमको लग रही है उतनी नहीं, क्योंकि सूर्य के साथ शनि आने के बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि उसको अस्त होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शनि बुध और शुक्र ये पूरे अस्त कभी नहीं होते, इनका प्रभाव फिर भी रहता है, पर ये मेरा पर्सनल, इससे मत चाहिए। तो राहु से दूषित है, कुछ तो कुछ तकलीफ है, और इसका वहां पर परिणाम होने से, और चतुर्थ भाव का मुझे ऐसा मालूम है कि उसका जो मालिक है वो भी पाप कर्तरी में होने से इनको मोटरसाइकिल चलाते वक्त एक्सीडेंट हुआ, इनकी 6 पसलियां टूट
है ना। पसली टूटती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, मैंने आपको बताने की। तो किस प्रकार से ये भाव और उनके कारक एक दूसरे को मदद भी करते हैं और तकलीफ भी तैयार करते हैं, और व्यापक कर्तव्य से भावों को क्या तकलीफ होती है, यहाँ हम क्योंकि भाव कारकों के बारे में, उसी के बारे में चलो, उससे वो उभर गए, वो अलग। फिर सूर्य है, सूर्य हम देखते हैं, सूर्य हृदय का कारक। देखो इतना बलिष्ठ आदमी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री आप देखोगे, इसीलिए मैंने वो चार्ट लिया कि सभी भावों में वो कुछ ना कुछ और बताते हैं और थोड़ा सा सूक्ष्म जाते हैं। तो सूर्य आपको मालूम है नौमांश में नीच है ना? तो और उनकी जो, वो बैठे भी जाके वहां पे षष्ठ नवमांश में बैठे, इस कारण उनके हृदय पे भी बहुत ऑपरेशन हुई, 3 बार ऑपरेशन हुई, इतना ही नहीं। ये देखिए कि ये ग्रह अपना जब काम चलाते हैं ना, सूर्य के नवमांश राशि में केतु भी स्थित है, आपने आपने देखा है ना। सिंह नवमांश में केतु बैठे, ये तमो ग्रह किस प्रकार से शक्ति को निकाल सकते हैं, उसका सिर्फ ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका अच्छा उदाहरण। तो इनको जन्मता है, इनके हृदय में बायस्कुपिड वॉल बोलते हैं उसको, वो 3 पंखुड़ियां रहती है, इनको 2 ही थी। और फिर इनका ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई, उनको 2 बार पेसमेकर भी बताया गया, करीबन 3 बार 4 बार इनके हृदय का ऑपरेशन हुआ। फिर भी लग्नेश बुध खुद के राशि में बैठकर दिग्बली होने की वजह से इसमें से सबसे वो उभरे। तो ये दोनों की भी, हम दोनों भी भावों की बात देख रहे हैं और उनके कारकों का क्या हो रहा है उसको देखने का कोशिश कर रहे हैं कि भावाधिपति भाव पुष्ट होता है यदि भावाधिपति भाव में बैठा हो या भाव को देखता हो। तो ये भी आपको तत्व यहाँ मिलता है, क्योंकि मैं केवल भाव कारकों की तरफ नहीं रुक सकता, पर प्रथम भाव की बात यदि हम सोचेंगे तो क्या हो। उसके बाद में वाहन के कारक जो है वो शनि और शुक्र से युक्त है। शनि भी फिर से चतुर्थ पे देख रहे हैं। मेरा एक मानना है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उस पर आप रिसर्च भी कीजिए, और मैं प्रदीप जी को बोलूंगा कि उस पर उनके विचार भी वो देखिए। मैंने ऐसा सहसा देखा है कि जब 2 या 3 ग्रह इकट्ठा रहते हैं, तो कोई भी ग्रह जहां देखता है उसमें वो अपने बाजू के ग्रह की भी कुछ न कुछ ऊर्जा लेके जाता है। इसका मैं जो, आप समझ सकते हो, लॉजिक समझ सका, या जो मैंने लॉजिक लगाया, न्याय देखा, तो युति है। तो युति में आपको मालूम है, युज से युति आती है, तो वो 2 बैलों को या 2 घोड़ों को इकट्ठा बांधने के समान है। तो एक यदि जोरों में चलेगा तो उसकी स्पीड ये कम कर देगा। इसका, इस तत्व का आधार लेके मैं बोल रहा हूँ कि जैसा अभी शनि देख रहा है, तो शुक्र और सूर्य भी वहां कुछ न कुछ अपना असर डाले। सूर्य का तो आपने देख ही लिया है, और उसकी निगेटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्रूर की, तो शुभ की पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, इतना ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसको प्रयोग करके देखिए, सही आता है तो उसमें रिसर्च भी आप लोग कर सकते हैं। दो, क्योंकि ये खासकर 2 या 3 या 4 ग्रह जब इकट्ठा आ जाते हैं तो ये संभव होने लगता है कि इसको कैसा ट्रीट कर। दशाओं में तो हमको मालूम है कि योगाकार के साथ मैलेफिक भी रहा तो वो अपने दशा में रिजल्ट, वो अलग बात है। तो इनकी जो गाड़ियां थी ना, तो ये लग्जरियस गाड़ियां थी, इसमें कोई शक नहीं। सूर्य, कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो केवल सरकार के पास ही रहती है। हमर नाम की एक गाड़ी है, अमेरिकन, आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा, वो आर्मर्ड वगैरह व्हीकल रहती है, सहसा वो सरकार के आर्मी वगैरह को ही दी जाती है। वो भी इनके पास गाड़ी थी। हार्ले डेविडसन नाम की बहुत बड़ी गाड़ी थी। ये सब बहुत महंगी गाड़ियां हैं जो शुक्र का एक आदत है। और इन्होंने हवाई जहाज भी लिया था, वायु पे शनि का अधिकार है, आपको मालूम है, हवाई जहाज भी लिया था, बड़ा था। परंतु तो मजे की बात यह है, ये जो हवाई जहाज था ना, इसका एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत धुआं निकला। अब मुझे मालूम नहीं कि ये मैं केवल लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है घटना क्या हुई, या मैं ऐसा सोच सकता था। परंतु शनि के नवमांश में राहु बैठे हैं, राहु को हम धूम्राकार बोलते हैं, तो धुएं का उसका संबंध है, इस प्रकार से वो क्षतिग्रस्त हुआ, कोई मरा वाला नहीं। तो आपको वाहन किस प्रकार से होते हैं, तो हवाई वाहन भी वाहन में आएगा, वो भी चतुर्थ।
और सहसा इसीलिए मैं एग्जाम्पल चार्ट लेता हूँ, प्रदीप जी को मालूम है, क्योंकि हम ऐसा भी उल्टा सुल्टा करके कुछ भी फिट भी कर सकते हैं, और मैं उसको डरते रहता हूँ कि ऐसा न हो जाए कि मैं जो मूल तत्व है उससे दूर चला। अब उनके घर का कारक जो है, चतुर्थ भाव घर भी बताता है, गृह बताता है, वो गुरु है। वो आपने देखा कि लग्न कुंडली में वो त्रिकोण में बैठा है, केंद्र दोष तो मैंने शक्ति तो है ही उसमें। नवमांश कुंडली में भी वो केंद्र में बैठकर नवमांश में दिख गई, तो बलवान है। तो उनके पास काफी मकान थे, बड़े मकान थे। उनको बोला गया है, जैमिनी में भी आपने देखा है कि चतुर्थ पे इसका एस्पेक्ट होगा तो होता है, पर ऐसा नहीं, वो कारक भी बलवान होगा, तो वो जरूर अपना कुछ न कुछ असर डालेगा। इनको काफी उसमें कोई तकलीफ थी नहीं, बहुत सारे मकान थे। और यहाँ मजा देखिएगा, चतुर्थ भाव का मैं जिसको द्वियम कारक बोलता हूँ, मंगल जो है ना, ये 12वें में बैठा है। हमने तीसरे भाव में भी देखा कि वो पराक्रमेश भी है, वो भी 12वें में बैठा है। इनकी जमीन जायदाद जो थी ना, ये सब प्रदेश में। और मजे की बात ये है कि वहां कुछ तो कुछ तकलीफ तो है चतुर्थ में, इसीलिए वो ऑस्ट्रिया से निकल के यूएस गए। आप समझ सकते हैं, शनि देख रहा है चतुर्थ भाव को, क्षति तो है, तो क्या वो जन्मभूमि में रह सकते हैं? तो शायद नहीं। ये भी हम समझ सकते हैं कि उनको दुख कहाँ से हुआ होगा, तो वहां से हुआ हो, है ना। और सूर्य का भी प्रॉब्लम है, तो पिता से भी था वो। जब नवम भाव में आएगा तब देखेंगे। तो इनके नाम से, इनके जन्म स्थान में ग्राज नाम की जगह है एक, ऑस्ट्रिया में, वहां इनका जन्म हुआ। वहां एक स्टेडियम बांधा गया, उसको इनका नाम दिया गया। उसके बारे में इतनी कंफ्यूजन और इतने अपवाद हुए कि आखिरी में वो नाम हटाना। देखिए, कभी कभी ग्रह क्या करते हैं, शक्तिशाली ग्रह कुछ भी कर सकते हैं, और हम कभी कभी उसको, अब ऐसा हुआ तो चतुर्थ भाव में जो नुकसान हो रहा है, तो उसको भी वो बताते हैं। उनकी जमीन जायदाद भी सब प्रदेश में 12वें में बैठा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कभी कभी हमको कारकों का उपयोग भी करना पड़ेगा। यहाँ मैंने भाव, एक भावेश दूसरे भाव में जाने का उदाहरण दिया, परंतु केवल भाव कारकों तक हम इसलिए सीमित नहीं रह सकते कि भाव कारक का अर्थ समझाने में कहीं ना कहीं आपको वो कहाँ हो रहा है ये समझने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा भी बोलते हैं कि भावाधिपति भाव के आश्रय से अपने फल देता है। तो इनका पराक्रम भी नहीं होना था, पर वो 12वें में है, तो इनका पराक्रम दूसरे देश में हुआ, अपने देश में नहीं। तृतीय का हम कल बात भी की है, तृतीय का जो कारक, भ्राता कारक, तो तृतीय भाव में उनको बंधु का सुख नहीं था। परंतु उनके एक बड़े बंधु थे, वो 11 एकादश के लिए मैंने रिसर्च किया, पर अभी बता दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 12वें में बैठा है मंगल। अ, इसका विषय नहीं है, तो एकादश भाव से, पर भ्रातृ कारक की बात चल, तो उनसे इनके संबंध अच्छे नहीं थे। वो ये उनसे दूर रहते थे। और क्या था वो, शायद एकादश में, यदि मुझे लगा कि बाकी इसमें विषय निकल गया तो मैं बता दूंगा, है ना। तो क्योंकि वो एकादशेश है मंगल, तो बड़े भाव को हमने देखा है कि एकादश ग्रह जा चुका करके बोला है ना? एकादश से अग्रज को देखिए, ऐसा विषय भाव कारक में हमारे पराशर जी ने कहा है। तो उसका जो मालिक है वो 12वें में है, इनसे दूर ही रहा। और भी कुछ है, वो हम देखेंगे, 11वें का भाव का जब हम विवरण करने का प्रयास करेंगे उस वक्त देखेंगे। और मैंने क्या किया है कि इसमें कुछ रह गया होगा तो नीचे में थोड़े से डिटेल दे दिए, इसके बाद की जो स्लाइड है मैं प्रदीप जी से, ब्रिगेडियर साहब से वो शेयर करता है, वो आप देख लीजिए। क्योंकि बोलने में कुछ रह गया होगा, है ना, क्योंकि उम्र के हिसाब से कभी कभी हम गड़बड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो वहाँ उसकी डिटेल लिखे कि एक्सीडेंट कब हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ वगैरह। और उनको जो हृदय का प्रॉब्लम था, तो एग्जैक्टली जन्मता ही जो उसमें तकलीफ थी चतुर्थ भाव में हृदय के बारे में, तो उसका भी वहां पर थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, ताकि आप लोग उसको समझ सकें। तो कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए, मुझसे हो सका उतना मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये है यहाँ दिया हुआ है, मैंने दिखा भी देता हूँ कि भाई वक्ष का कारक शनि, तमोग्रह होके क्या हुआ वगैरह वगैरह, गाड़ी कैसी टूटी वगैरह, तो दैट उसकी डिटेल्स मालूम रहेगी। ऐसे भी ये सब ना इसमें अवेलेबल है आपके
इंटरनेट पे आप जाओगे तो विकिपीडिया में है, उन्होंने खुद की बायोग्राफी भी लिखी है। परदेश में सहसा बायोग्राफी खुद की लिखते हो या ऑटोबायोग्राफी आप बोल सकते हो उसको, तो लोग काफी स्पष्ट अपनी गलतियां भी बता देते हैं, तो थोड़ा बहुत मदद हो जाती है। पर मैं इसलिए इसको चूज किया हूँ कि इनके हर भाव में ना कुछ, जहाँ कुछ अजूबा है वहां कुछ अजब हुआ भी। तो क्योंकि ऐसा चार्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, हम मेरी आदत है कभी यदि गलती से मैंने एग्जाम्पल चार्ट दिया तो फिर मैं उसको सब 12 भावों से घुमाता हूँ। तो उसमें मुझे ये अच्छा लगा। और दूसरा कारण तो प्रदीप जी शायद मैंने पहले बताया कि मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह करता था, इसलिए मेरे को ऐसा भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का और वो एक स्टीव, याद नहीं आ रहा मेरा नाम पहला उसका, तो उनके वो मेरे आइडॉल्स थे उस वक्त। तो मैंने देखा कि चलो इसी का स्टार्ट। तो सर आप अभी कह रहे थे ना कि दो ग्रह से ज्यादा, दूसरे ग्रह अगर एक साथ बैठे हो, जी सर। एक दूसरे दशा में तो देते ही रहते हैं फल, पर दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो सर नहीं वो अभी इन बता- लोगों को करवाया था, भाभा सागर के नियमों के आधार पर इन लोगों को करवाया था। जी सर, जी सर। उसमें भी ये आता था बराबर कि दो से ज्यादा ग्रह अगर एक साथ संयुक्त हो, जी सर। तो वो अपनी साझा बातों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सहयोग देते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही। वो तथ्य सही है सर, वो कि वो इन्होंने एक्सप्लेन भी किया और देखा भी, उनको मिला भी रिजल्ट उससे। हाँ, हाँ। नहीं इसीलिए बोल, क्योंकि कई बार लोगों ने तो ऐसा लिखा नहीं है, तो मैं बोला मुझे नहीं मालूम। और ये खासकर मंगल शनि वगैरह के बारे में ज्यादा होता है, क्योंकि ये और बढ़ती जगह बाकी सब ग्रह तो सामने ही देखते, सप्तम में देखते, है जी ना। जी और यदि शनि या मंगल साथ में हो या गुरु साथ में हो, तो वो गुरु फिफ्थ पे देखते रहता है और आपको समझता नहीं कि ये जो इसके बाजू का ग्रह है वो भी उस भाव पे उसका प्रभाव दिख तो रहा है, ये आया कहाँ से। तो इसलिए मैं जिस ढंग से सोचता हूँ वही बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई दो बैल चल रहे हैं या दो घोड़े चल रहे हैं, एक तेज है, एक हम्म, थोड़ा धीमा चलता है, तो तेज वाला थोड़ी अपनी स्पीड कम कर देगा, और जो धीमा चलता है वो थोड़ा सा तेज चलने लगेगा। इस दृष्टि से मैं देखते रहता हूँ उसको, क्योंकि जाना दोनों को एक ही जगह है, तो ये जहां मुड़ेगा उसको भी जाना ही पड़ेगा। मैं जी वो यूजर शब्द का ऐसा प्रयोग करके ऐसा सोचा, और बहुत बार वो दिखता है साहब कि होता है, उसी प्रकार से होता है सर, कि जी जी। हमको ख्याल में आता है। तो तो आप लोगों को प्रश्न दीजिए सर से। ऐसा सभी लगता है जो है इस समय भूखे पेट हजर न हो, तो लगता है लंच के समय सब अपना वीडियो बंद करके या तो लंच कर रहे हैं या कहीं थक व्यस्त गए हो। या थक गए हैं। थके जो होंगे सर अपने लंच करने में लगे होंगे सब लोग, कहीं ना कहीं अब नहीं इधर उधर के वैसे हैं। देखिए साहब ऐसा है कि अगले इसमें तो ज्यादा आने वाले, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस से संबंध आएगा, तो वहां तो पेट का सवाल है, तो खाना ही चाहिए पहले, एनर्जी होना चाहिए सर। एनर्जी होना चाहिए। फोर्थ हाउस के बारे में चूंकि इम्पोर्टेंट बात है और सब लोग को ध्यान भी रखना चाहिए वहां पर, ये सभी का चिंता फोर्थ हाउस को लेके होती है। सुख होगा कि नहीं, घर होगा कि नहीं, हाँ रोटी कपड़ा मकान, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। कपड़ा भी जोड़ेगा, मकान भी जोड़ेगा, रोटी भी जोड़ेगा जाके वहां पर, कहीं ना और कहीं परेशान। वो शिक्षा कौन सी लेगा, ये एक रहता है। तो हाँ चतुर्थ से शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल को शायद क्या लेगा, ये वो ग्रहों के प्रभाव से हम समझ सकते हैं। जी तो मैंने इसलिए सोचा कि सभी उनके कारक हम समझ जाए तो बहुत सारी मदद, जैसा क्रूर ग्रह समझो चतुर्थ पे दिख रहा है ना। खैर ये विषय तो नहीं है, पर अब आपने बात ही निकाली तो मैं भी थोड़ा सा उसको जोड़ देता हूँ कि मंगल चतुर्थ पे देख रहा है या चतुर्थ में स्थित है, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। कि सहसा आजकल के जमाने में मैं चतुर्थ को ग्रेजुएशन लेवल पकड़ता हूँ, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायर्ड है कोई काम मिलने के लिए, नौकरी मिलने। आगे जाके शायद वो मास्टर्स लेवल आ जाए, जब और साल हो जाएंगे तब। तो या तो उसको ग्रेजुएशन लेवल में कुछ तो भी तकलीफ आए, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ क्षति पहुंचाएगा। परंतु यदि उसी ग्रह के संबंधित वो शिक्षा ले रहा होगा तो वो नहीं पहुंचाता। इसलिए मंगल समझो चतुर्थ पे देख रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है लड़का, तो वो पास हो जाएगा। थोड़ी बहुत तकलीफ होगी पर उसको पास होने में या कोर्स करने में और वैसे भी उसकी शायद डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की तरफ उसका ज्यादा आकर्षण उसे होगा। तो इस प्रकार से भी हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि विद्या का भी भाव है वो। तो मैं स्कूल की विद्या सहसा द्वितीय भाव से लेता हूँ, और ग्रेजुएशन वगैरह चतुर्थ से, और पोस्ट ग्रेजुएशन पंचम भाव से लेता हूँ, क्योंकि वो एक्वायर्ड नॉलेज है ना।
अनुभव सिद्ध ज्ञान वगैरह, तो जो ज्ञान से हमको एक काम मिलता है उसके बियॉन्ड, जब उसके भी हम जब आगे जाते हैं तो फिर पंचम भाव वहां आता है, ऐसा मैं समझता हूँ। पर ये काल के स्वरूप में ये बदलते जाएगा। मैं जब छोटा था साहब, तब तो वर्नाकुलर, बिल्कुल एकदम छोटा था, तब तो वर्नाकुलर फाइनल वाले को सरकारी नौकरी मिलती थी, जिसको हम 8वीं कक्षा बोलते हैं, है ना। बाद में फिर होगा कि मैट्रिक कम से कम होना चाहिए तब मिलेगी। अभी ऐसा है कि इवन प्यून की नौकरी है तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, ये स्टेज ऑलरेडी आ गई है। हो सकता है कि 20 साल के बाद में या 40 साल के बाद में कम से कम वो पोस्ट ग्रेजुएट होना ये स्टेज में आएंगे कि हाँ उसको एक ठीक नौकरी मिलेगी, उसके व्यवहार चलेगा। तो इसलिए ये बदलते जाएगा, कालो सापेक्ष है ये पूरा हमारा शास्त्र। तो इसलिए वो काल को भी देखना पड़ता है। वही जब हम बात कर रहे थे ना प्रदीप जी, कि हम जब छोटे जी। थे तो सठिया जाते थे लोग, है ना। हाँ हाँ। तो अभी तो पहले ही तो, तब मेरे ख्याल से 50 या 55 एज ऑफ रिटायरमेंट। अब 60 62 हो गए तो अभी 70 तक तो ठीक ही चलते हैं। तो ये काल का जो प्रमाण है वो बिल्कुल हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है ज्योतिष में, यदि उस प्रकार से सोचो, है ना। ठीक। कोई प्रश्न तो नहीं आपने वैसे? प्रश्न होगा तो निसंकोच पूछिए, मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं बोल दूंगा प्रामाणिकता से, आप चिंता मत कीजिए। वैसे सब क्लियर है, सब सब ज्ञानी है सर, सब तो लोग अपना समाप्त कर सकते हैं। देखिए, वो ज्ञानी लोगों से ज्ञान शेयर करने में अच्छा लगता है सर। जी। ठीक है सर, अगर नहीं है तो समाप्त करते हैं सर यहीं पर फिर। ठीक, चलो, ठीक है। थैंक यू ओके। सर। नमस्ते सर। ओके। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्ते, नमस्ते, आयुष्मान बाबू, प्रणाम सर। आयुष्मान बाबू, नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्ते। हम अभी लॉग आउट करते हैं। प्रणाम। जी।